नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फिर अपने अगले टॉपिक की ओर आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने 2 लेसन पढ़े थे। आज हम लोग अध्याय 3 में जनसंख्या संगठन पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि जो भी हमारी जनसंख्या बन रही है उस जनसंख्या के अंदर क्या क्या संगठन है ऐसा जिससे मिल करके हम जनसंख्या का इस रूप में अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत लिंग संगठन, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, ह्रासमान जनसंख्या और ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले इस चीज को भी ध्यान कर लें कि एक होता है सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात। अब ये लिंग अनुपात क्या होता है, इसका मतलब किसी भी देश में जितनी भी जनसंख्या होती है वहाँ 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो भी संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक इसी तरह अलग अलग देशों में लिंगानुपात अलग अलग चेंज है। अब और आगे यदि पढ़ते हैं तो इसमें सभी आयु वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात इसमें शामिल किया जाता है। और इससे क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक दशाओं की सूचना भी हमको मिलती है, विश्लेषण इसमें हो सकता है। और लिंगानुपात की जानकारी से एक फायदा और होता है कि रोजगार और उपभोग के प्रतिरूप सामाजिक आवश्यकताओं को समझने में भी इसमें सहायता मिलती है। और किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक क्षेत्र में प्राकृतिक लिंग अनुपात कार्य करता है, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग कि जैविक दृष्टि से स्त्री और पुरुष लिंगों में रोगों को सहन करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। स्त्रियों में रोगों को सहन करने की या पुरुषों में रोगों को सहन करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। और इसके बाद और भी देखते हैं हम लोग कि जो समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दिनों तक जीवित रहती हैं, इसको हम जीवन प्रत्याशा शब्द यहाँ पे इसके लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद और भी आगे देखते हैं कि अक्सर कभी कभी क्या होता है, लिंगानुपात चेंज हो जाता है। अब उसमें कैसे चेंज हो जाता है, यदि हम देखते हैं कि कोई भी जनसंख्या किसी भी क्षेत्र से माइग्रेट कर जाती है, प्रवास कर जाती है, तब उस क्षेत्र का लिंगानुपात चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह वार्स के समय, युद्धों के समय जब युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं, घायल होते हैं, तो वहां भी लिंगानुपात चेंज हो जाता है उस स्थिति में। इसके अलावा और क्या परिस्थिति है, यदि किसी क्षेत्र में अकाल आ गया, महामारी आ गई, तो उसमें भी लिंगानुपात चेंज हो जाता है। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि प्लेग, हैजा, मलेरिया, इनके कारण से भी लिंगानुपात प्रभावित हो जाता है और मृत्यु दर पुरुषों की या स्त्रियों की चेंज होती रहती है। इसके बाद और भी आगे देखते हैं तो अब एज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम। अब एज कंपोजिशन क्या है, लेकिन एज कंपोजिशन के पहले हम और कुछ देख लेते हैं कि अलग अलग देशों में लिंगानुपात कितना पाया जाता है। तो इसमें विश्व में औसत जो लिंगानुपात है वो 100 स्त्रियों में 102 पुरुष पे लिंगानुपात होता है। इसके अलावा अब एज कंपोजिशन किसी भी देश की जनसंख्या में विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्य की प्रतिशत संख्या कितनी है, कितने परसेंट लोग हैं अलग अलग एज ग्रुप में, उसमें बच्चे, प्रौढ़ और वृद्धों की संख्या कितनी है, इन सबको प्रमुखता से देखा जाता है। और इसके लिए क्या हो सकता है कि अलग अलग आयु वर्ग में यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है, आपकी बुक में भी सारणी होगी कि आयु वर्ग छांटे गए हैं। सबसे पहले 0 से 14 वर्ष, फिर 15 वर्ष से 65 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक। तो जो भी विकासशील देश हैं उसमें यदि एक आकलन विश्व के देशों का किया गया है विकासशील देशों में, तो 15 वर्ष से 65 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो सर्वाधिक हैं, और 0 से 14 वर्ष तक के 41.8 हैं और 65 वर्ष से ऊपर 3.8 है। वहीं जो विकसित देश हैं उनमें भी देखा गया है
कि 15 वर्ष से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक हैं। तो इससे पता चलता है, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। अब कार्यशील जनसंख्या क्या होती है कि 15 वर्ष से के बाद और 65 वर्ष तक लोगों में कार्य क्षमता बनी रहती है, वो उत्पादन कार्य में जुड़े रह सकते हैं। और जिस देश में कार्यशील जनसंख्या जितनी भी अधिक होती है, उतनी तेजी से वो देश विकास करता है। इसके बाद इन्होंने अलग एक सारणी दी गई है, आपके बीबी में टेबल दी गई है, और इसमें अलग अलग देशों में किन किन आयु वर्ग के कितने कितने लोग हैं, ये भी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, जिसमें अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली और ऑस्ट्रेलिया है। इसको आप देख लेंगे। इसके अलावा कुछ विकासशील देशों की भी इन्होंने कंपैरिजन दी है कि किस एज ग्रुप के किस में है। तो भारत में भी इन्होंने दिखाया है कि सबसे पहले 0 से 4 उम्र में कितने हैं, इसमें 12 हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो आपको दिख रहे हैं, ये सामने आ रहा है भारत में, और ये 41.6। अब ये किस ग्रुप के अंतर्गत आ रहा है? 25 वर्ष से 64 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह भी जो है ये आकलन आयु वर्ग से एज कंपोजिशन हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अब आयु समूह को यदि हम बांटते हैं जनसंख्या वितरण में, तो कई वर्गों में बांट सकते हैं। प्रौढ़ और वृद्धों में भी हम इसमें बांट सकते हैं, युवा में भी बांट सकते हैं, विकसित देशों की अलग अलग सेटिंग दे सकते हैं। अब जिन देशों को आज हम विकसित कहते हैं, अधिकतर क्या होता है कि औद्योगिक अवस्था में वहां युवा जनसंख्या अधिक थी, और इसके बाद धीरे धीरे फिर वहां परिवर्तन आया, और इसी स्थिति को क्या कहा गया? एजिंग ऑफ पॉपुलेशन कहा गया। धीरे धीरे वहां की उम्र फिर बढ़ने लगी। ठीक इसी तरह अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, इस तरह के कुछ देश हैं जहां ये स्थिति पाई जाती है, और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से वहां पे घटती जा रही है। इसके बाद आता है आयु लिंग पिरामिड। इसमें क्या है, जब आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग हम करते हैं, और उसे हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। अक्सर 1 नंबर का प्रश्न आता है कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। तो आयु और लिंग इस संरचना को दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। और इसमें बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत दिखाता है, और दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। और अब इसमें अलग अलग इन्होंने चेंजिंग दिखाई है कि जब विस्तारित जनसंख्या होती है तब पिरामिड का आकार कैसा है। इसके अलावा जब स्थिर जनसंख्या होती है तब पिरामिड का आकार कैसा होता है। इसके अलावा यदि ह्रासमान जनसंख्या है, कम होने वाली है, असमान जनसंख्या हो रही है, तब क्या होता है? तब पिरामिड का आकार इस रूप में सामने आता है आपका। इसको आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से। और इसके अलावा फिर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो हम लोग ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और ग्रुप में इसको चेक करा लीजिएगा। सितंबर में आपके एग्जाम भी होने हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।